हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लेक्चर मेथड क्या है। इसके अलावा पढ़ेंगे सुपरवाइज्ड स्टडी क्या है या निरीक्षित विधि क्या है। दोनों विधि को आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे और दोनों ही बीएड के लिए कल परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक खोज विधि भी देखेंगे जो गणित और विज्ञान के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि व्याख्यान विधि क्या है। तो दोस्तों, व्याख्यान विधि एक परंपरागत विधि है जिसका प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इस विधि में व्याख्या दिया जाता है और संबंधित पाठ की तैयारी पहले से शिक्षक कर लेते हैं और पर्याप्त समय पर उसका प्रतिपादन करते हैं। यह एक परंपरागत विधि है। इस विधि का प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर है। इस विधि में ज्ञान का हस्तांतरण शिक्षक द्वारा छात्रों में होता है। इस प्रकार शिक्षक यह मानते हैं कि छात्रों के लिए ज्ञान का संचय महत्वपूर्ण है और वे अपने व्याख्यान विधि द्वारा छात्रों में ज्ञान का हस्तांतरण करते हैं। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर विधि का अर्थ क्या है? व्याख्यान विधि का अर्थ व्याख्यान ज्ञान, तथ्य, सिद्धांत आदि की व्याख्या है जो शिक्षक छात्रों को देना चाहता है। अध्यापक विषय वस्तु को पहले तैयार कर लेता है। उसके बाद कक्षा में आने के बाद निश्चित अवधि में प्रवचन या बौद्धिक या भाषण के द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण बच्चों में देते हैं। जिस समय शिक्षक ज्ञान आदि देना चाहते हैं तो उसका अनुमान होता है कि छात्र के पास आवश्यक पृष्ठभूमि एवं योग्यता है, यानी पहले से उसके पास उसके बारे में कुछ जानकारी है। इसलिए छात्र उसके पूर्व ज्ञान को नहीं परखता है बल्कि वह अपना विषय को प्रारंभ वहीं से कर देता है जिससे वह व्याख्यान को समझ जाएगा। कुछ शिक्षाविदों का मत है कि व्याख्यान आवश्यक संबंध स्थापित करने का एक संक्षिप्त और प्रभावी साधन है। यह सहसंबंध नवीन ज्ञान और छात्र में है। तो दोस्तों, एक निश्चित अवधि में एक निश्चित पाठ्यक्रम की तैयारी करके शिक्षक आते हैं और बच्चों को यह जानते हुए कि बच्चे पहले से इसके बारे में इसके पूर्व ज्ञान को अवगत हैं, उसके बाद वे अपने व्याख्यान देते हैं और ज्ञान का हस्तांतरण छात्रों में करते हैं। यह उच्च कक्षाओं के लिए काफी उपयुक्त विधि है और पाठ संपूर्ण करने के दृष्टि से, और निम्न कक्षाओं के लिए यह विधि नहीं। व्याख्यान का मुख्य आधार मानव सूचना प्रविधि है, जैसे अभिप्राय, संप्रेषण, सूचना ग्रहण करना। अर्थात जब एक शिक्षक कक्षा में जब पढ़ाता है और व्याख्यान विधि से जब लेक्चर देता है तो वह अपनी बातों को संप्रेषित करता है और छात्र जो है उन सूचना को ग्रहण करते हैं। इसमें फीडबैक लेने की विधि नहीं है। इसमें कभी कभी यह संभव है कि अभिप्राय, संप्रेषण और सूचना ग्रहण प्रवृत्ति में अंतराल रह जाते हैं। इस प्रकार के अंतर को शिक्षक द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। व्याख्यान विधि का आयोजन एवं प्रयोग, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ लेक्चर। व्याख्यान विधि के प्रयोग के लिए उपयुक्त नियोजन तथा प्रभावी निष्पादन आवश्यक है जिसे अधिगम ले सके। विज्ञान विधि के आयोजन एवं निष्पादन के लिए निम्नलिखित सुझाव है।
व्याख्यान विधि की तैयारी से पूर्व शिक्षक को छात्रों का पूर्व ज्ञान जानना आवश्यक है, जिससे पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में सरलता से संबंध स्थापित किया जा सके। सेकंड, व्याख्यान सुनियोजित होना चाहिए। व्याख्यान को आवश्यक भागों में विभाजित किया जाए तथा मुख्य बिंदुओं को प्रमुखता से उभारा जाए। व्याख्यान सरल भाषा में हो जिससे छात्र सरलता से समझ सके। चौथा, व्याख्यान में उपयुक्त उदाहरणों का समावेश हो जिससे छात्र विपरीत हो। व्याख्यान विधि में बीच बीच में उदाहरण देना चाहिए, अन्य विषयों से संबंधित जोड़ना चाहिए। व्याख्यान छात्रों के पूर्व एवं नवीन ज्ञान में सहसंबंध स्थापित करें। व्याख्यान में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार व्याख्यान के साथ साथ श्यामपट पर सार पर नवीन शब्दों को लिखा जाए अथवा चित्र बनाकर स्पष्ट किया जाए। व्याख्यान समाप्ति के पश्चात कुछ प्रश्न पूछे जाए जिससे छात्रों को संप्रत्यय स्पष्ट हो गए। अर्थात जब व्याख्यान समाप्त हो जाती है तो छात्रों से कुछ प्रश्न पूछना चाहिए ताकि छात्रों को व्याख्यान समझ में आया कि नहीं, उन्होंने समझा कि नहीं। व्याख्यान का आयोजन हेतु निम्न रूपरेखा प्रयोग में लाई जा सकती। व्याख्यान का उद्देश्य प्रकरण की प्रस्तावना के द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। प्रश्न, व्याख्यान का मुख्य अंश, उदाहरण इत्यादि। अगला कड़ी है व्याख्यान का उदाहरण, चित्र, रुचि, स्पष्ट करना, प्रदर्शन, सारांश एवं समापन। इस विधि के निम्न प्रकार से विस्तृत किया जाता है। इस विधि को निम्न प्रकार से विस्तृत किया जा सकता है। पहला, प्रकरण का उद्देश्य क्या है? मैं व्याख्या का नियोजन क्यों कर रहा हूं? सेकंड, प्रकरण की प्रस्तावना से छात्रों को पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाए और आवश्यकता अनुसार उदाहरण अथवा प्रदर्शन द्वारा छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित किया जाए। छात्र को विभिन्न उदाहरण देकर के उनके पूर्व ज्ञान का आकलन करते हुए नवीन ज्ञान से जोड़ा जाए। वो बीच बीच में उदाहरण, प्रदर्शन, कुछ श्यामपट पर कार्य इत्यादि होते रहना चाहिए। तीसरा है विषय वस्तु का संगठन। हम विषय वस्तु का किस प्रकार से एक एक करके संगठन करते हैं। मुख्य बिंदुओं को विकसित करना, समूह की आवश्यकता के अनुसार अनुपालनीयता, प्रस्तुतिकरण में साधारण शब्दों का प्रयोग और प्रेरकदायी उद्बोधन होना चाहिए। सीधे स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना, प्रभावी वाणी, संकेत का प्रयोग, श्यामपट का प्रयोग, प्रश्नों का प्रयोग, सारांश द्वारा निष्कर्ष, अंत में उसका सारांश निष्कर्ष बताना चाहिए। पाठ की प्रस्तावना का समय, नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने में प्रस्तावना में कितना समय, किस समय के द्वारा व्याख्यान द्वारा उपयुक्त वातावरण विकसित किया जा सकता है। इसकी सहायता से छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित किया जा सकता है। नवीन ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती। पाठ के विकास के समय, पाठ विकास में पाठ पुस्तक के पठन के समय, प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करते समय तथा क्षेत्र भ्रमण के समय, प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय व्याख्यान के अतिरिक्त किंतु आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराता है। पाठ का सारांश प्रस्तुत करते समय मुख्य बिंदुओं को ध्यान में देना चाहिए। व्याख्यान विधि के लाभ, एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड। ज्ञान हस्तांतरण हेतु व्याख्यान विधि उपयोगी है। इस विधि से कम समय में अधिक ज्ञान हस्तांतरण संभव है। यह विधि बड़े समूह के लिए आवश्यक तथा उपयोगी है। शिक्षण के प्रचुर उपयोग से व्याख्यान विधि द्वारा बोध विकसित करना संभव है। जब छात्र पाठ्य पुस्तक पढ़ने में
असमर्थ हो, इस समय व्याख्यान विधि उपयोगी है। व्याख्यान विधि से कक्षा में छात्रों में के चिंतन को एक दिशा में निर्देशित करना संभव है। व्याख्यान विधि में उपयुक्त ह्रास, गहनता, तर्क एवं उत्साह का प्रयोग शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। व्याख्यान द्वारा छात्रों में रुचि प्रेरित करना संभव है, यानी अध्यापक अभिप्रेरणा के माध्यम में, प्रशंसा के माध्यम से पाठ को प्रस्तुत करता है और बच्चों में प्रेरणा बनता है। बच्चे जागृत होते हैं, उसके प्रति रुचि जगता है और व्याख्यान विधि को ग्रहण करता है। व्याख्यान विधि की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में अंतःक्रिया की सीमाएं हैं, इसलिए इस विधि में शिक्षक सक्रिय रहकर ज्ञान हस्तांतरण करता है और छात्र निष्क्रिय रहकर मात्र सुनते हैं। अर्थात कहा जाता है इस विधि में छात्र सो जाते हैं और शिक्षक पढ़ाते रहते हैं। एक साधारण व्याख्यान छात्रों में प्रेरणा नहीं देता है तथा विषय में रुचि उत्पन्न नहीं करता है। व्याख्यान विधि से संप्रदाय विकास संभव नहीं है। व्याख्यान विधि से व्यक्तित्व आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। व्याख्यान विधि से बोध कम होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से व्याख्यान विधि समाप्त हुआ। अब मैं दूसरा, हम अगला विधि विज्ञान में देखते हैं। विज्ञान गणित दोनों में आता है। खोज विधि क्या है? मीनिंग ऑफ इंक्वायरी। खोज विधि। खोज विधि का प्रतिपादन जॉन डीवी ने 1910 में किया था। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में लिखा है, बचपन की प्राकृतिक सुशील अभिवृत्ति जो प्रबल जिज्ञासा, उपजाऊ कल्पना से अंकित हो तथा जिसमें प्रायोगिक खोज कार्यक्रम का फ्रेम हो, वह अवस्था में वैज्ञानिक खोज की आवृत्ति के बहुत निकट है। प्रोफेसर बुर्नर के अनुसार खोज विधि से शिक्षण का अर्थ है ढूंढ निकालना, खोजना, निर्धारित करना और स्वयं के लिए आकृति बना लेना। इस खोज का अर्थ है अनुसंधान द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात परिकल्पना तैयार करना और परिकल्पना के माध्यम से उसको निष्कर्ष पर पहुंचना। इसी के बारे में समेकन ने 1966 में समेकन ने खोज को चिंतन की अवस्था वाली अभिवृत्ति कहा है। अनुसंधान प्रक्रिया की प्रवृत्तियों को सीखना तथा उधारना, अनकवरिंग और सत्य की खोज करना, यानी इसमें सत्य की खोज की जाती है। खोज प्रवृत्ति में शिक्षक के देख रेख में छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। छात्र के समूह के द्वारा किया जाता है। पूर्व में चिंतन या उद्देश्य के आधार पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रविधि में उत्पाद के आधार पर नियम बनाए जाते हैं। उत्पाद के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। खोज प्रविधि को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक अवस्थाओं होना आवश्यक है, जैसे भौतिक सामग्री का होना, कार्य की स्वतंत्रता, संवेदी वातावरण, निर्धारित केंद्र बिंदु का होना। खोज विधि छात्र खोज कौशल, समस्या प्रतिपादन करना, परिकल्पना निरूपित करना, कार्य की रूपरेखा बनाना, योजना निष्पादन करना, तथ्य का अर्थ निकालना, ज्ञान का संश्लेषण करना आदि सम्मिलित है। सामाजिक कौशल, सूचना संप्रेषण करना, निर्णय लेना, मित्रों में एक मत पर पहुंचना, यानी सामाजिकता का कौशल का उत्पन्न, उत्तरदायित्व पूरा करना और दूसरों के विचार एवं मनोभाव को समझना आते हैं। तीसरा है अभिवृत्ति का गुण, मुक्त मनोवृत्ति, जिज्ञासा, वस्तुनिष्ठा और उत्तरदायित्व आदि सम्मिलित है। इसको निर्देशित खोज कहते हैं। खोज विधि के लाभ। खोज विधि छात्रों को विज्ञान प्रक्रिया से परिचय कराती है, बौद्धिक विकास में सहायक होता है, छात्र में अर्जित ज्ञान का ठहराव अधिक होता है और छात्र में कौशल विकसित होता है
और विज्ञान में छात्र विविध कौशल अर्जित करने के साथ साथ मूल्यों का विकास भी कर पाता है। इस प्रकार से खोज विधि बहुत ही छात्रों के लिए है। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, ढूंढते हैं और वह ज्ञान अस्थायी होता है, जल्दी समाप्त नहीं होता है। यह विज्ञान में यह विधि काफी उपयुक्त है। गणित में भी, विज्ञान और गणित दोनों में। आइए दोस्तों देखते हैं निरीक्षित विधि। निरीक्षित विधि या इसको निरीक्षित अध्ययन विधि कहते हैं। सुपरवाइज स्टडी इसको बोलते हैं निरीक्षित अध्ययन। निरीक्षित अध्ययन निरीक्षित अध्ययन विधि क्या है? निरीक्षित अध्ययन नीति, निरीक्षित अध्ययन यानी एक प्रकार की यह नीति है। स्वयं में यह पूर्ण विधि नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग अधिकतर अन्य विधियों के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग डाल्टन विधि में किया जाता है। इसमें किसी समस्या के समाधान के लिए छात्रों को संबंधित साहित्य कक्षा में ही छपे रूप में अथवा साइक्लोटाइल्ड रूप में दिया जाता है, या प्रयोगशाला कक्ष में भी। डाल्टन कक्ष में प्रयोगशाला होता था, जिसमें प्रयोगशाला में बच्चों को पुस्तकें दी जाती थी और शिक्षक निर्देशन में रहते थे। बच्चे समस्याओं को ढूंढ निकालते थे और उसमें जरूरत पड़ता था तो शिक्षक से सहायता लेते थे। छात्रों को साहित्य बांटने से पूर्व साहित्य को पढ़ने के लिए और ध्यान देने के लिए प्रमुख बिंदुओं की ओर आकर्षित करने के लिए हेतु निर्देशित किए जाते हैं, यानी निर्देश दिए जाते हैं। साहित्य बांटने के पूर्व छात्रों को निर्देश सुझाव दे, फिर साहित्य पठन के लिए निश्चित समय बताया जाए। इसके लिए समय निर्धारित किया। छात्र स्वयं पढ़कर अपनी समस्याओं एवं प्रश्नों का उत्तर तक पहुंचते हैं। पढ़ने के पश्चात छात्रों से यह साहित्य प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचते हैं। पढ़ने के पश्चात छात्रों से यह साहित्य बिंदु रखने के लिए कहा जाता है और फिर शिक्षक प्रश्नों एवं समस्याओं को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पाठ को विकसित करता है, यानी छात्रों से इसके बारे में पूछता है, छात्रों से प्रस्तुतिकरण कराता है, छात्रों से समस्याओं का हल पूछता है। इसकी विशेषता, छात्र में पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। किसी चीज को कैसे पढ़ाया जाए विधियों की जानकारी होती है। छात्रों का ध्यान साहित्य पर केंद्रित रहता है, उनमें पढ़ने की रुचि बन जाए। छात्र स्वयं समस्याओं का अध्ययन कर समाधान तक पहुंचते हैं, जिससे मानसिक संतोष मिलता है। डिमेरिट, जहां इस प्रकार से साहित्य की प्रविधियां निकालने का प्रावधान हो, इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। संबंधित साहित्य की सभी प्रतियां कक्षा में लाने से पूर्व चेक कर लेना चाहिए। कहीं विद्यालय में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो यह डिमेरिट है। बच्चों को उस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, पुस्तकालय नहीं रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज 3 विधि को हमने इस वीडियो में देखा और कल की परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला वीडियो में रात में ही अपलोड करूंगा। विज्ञान क्या है, नेचर ऑफ साइंस क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में और ब्लूम का थ्योरी के बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। एक बार वीडियो को लाइक तथा शेयर सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत।